अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 29, जिसको आपके लिए लिख रही हैं अना इलियास। तो इंतज़ार नहीं करवाते, जल्दी से ले चलते हैं एपिसोड की तरफ। आप कब तक फ्री होंगे? वो काफ़ी देर से महसूस कर रहा था जैसे वो उससे कुछ पूछना या कहना चाहती है। दो बार वो उसकी साइड टेबल के करीब भी आकर खटर पटर कर चुकी थी। वो काम में इस बुरी तरह गर्क था। कल एक बहुत अहम मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था, इसीलिए चाह कर भी वो अभिया से पूछ नहीं सका कि क्या बात है। ख्याल यही था कि काम ख़त्म करते ही उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जा होगा। आखिरी की 2 स्लाइड्स रह गई थीं जब आखिरकार शायद उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था, इसीलिए वो पूछ गई। खाना भी आयदून ने आज कमरे में ही खाया था। वो रात 9:30 बजे आई थी और तब से अब तक उसे लैपटॉप या फिर मोबाइल के साथ ही मसरूफ़ देख रही थी। इतने दिनों में ये पहली बार हुआ था कि आज वो उसकी तवज्जो का मरकज़ नहीं थी। बात करने के अलावा भी अब वो तंग आ गई थी कि उसने सर उठाकर एक बार भी गौर से उसकी जानिब देखा तक ना था। उसकी गहरी बोलती नज़रों की वो इस कदर आदी हो चुकी थी कि आज वो उसके वजूद से लिपटी हुई नहीं थी तो उसे भी अधूरापन महसूस हो रहा था। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी हैरान थी। उसके सवाल पर आयदून ने अब की बार सर उठाकर पूरी तवज्जो से उसकी जानिब देखा, जो इस वक्त वाइट और पर्पल नाइट सूट में बिजार सी उसके लैपटॉप को देख रही थी। बस आधा घंटा। उसकी बात पर अभिया ने हैरत से मुँह खोला। अभी भी आधा घंटा? कब से तो आप लगे हुए हैं। इतने निकम्मे हैं क्या कि एक प्रेजेंटेशन बनाने में 3 घंटे लगा दिए? सर को हल्का सा झटक कर वो अलमारी खोलकर बड़े मज़े से उसकी सलाहियतों पर पानी फेरते उसे निकम्मे का लक़ब दी गई। ये निकम्मा किसे बोला है? वो माथे पर तेवरी चढ़ाए उसकी पुष्ट को घूर कर बोला। मैं तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता। आगे आप काफ़ी समझदार हैं। कंधे उचकाकर एक नज़र मुड़कर मुतबस्सम नज़रों से उसे देखा, जो हौले हौले से सर हिलाकर जैसे उसके लतीफ़ से तंज समझ रहा था। नहीं जनाब, अभी आप मुझे निकम्मा कह रही थी, तो मैं कैसे समझदारी दिखाकर आपकी अधूरी बात समझ सकता हूँ। काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लिहाजा वो भी रिलैक्स बात से बात निकाल रहा था। मेरा ख्याल है आप फ्री हो चुके हैं, तभी आप अब लड़ने के मूड में हैं। अपने कपड़ों को तह लगाकर सही से रखते हुए उसे एक बार फिर घूर कर बोली। यानी मैं जब फ्री होता हूँ तो आपसे लड़ता हूँ? ना 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 ना, मेरी ये ज़्यादती है। फ्री होता हूँ तो जो मैं करता हूँ वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी ज़ोमायनी बात पर वो एकदम सुर्ख हुई। आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? वो झुंझलाई। सुन ही तो रहा हूँ, बल्कि जवाब भी पूरी तवज्जो से दे रहा हूँ। वो लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकते एक भरपूर शरीर नज़र उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर डालकर बोला। हाथ अभी भी लैपटॉप पर मसरूफ़ थे। कोई ढंग का जवाब नहीं दे रहे आप। वो मुंह बनाकर अब उसकी साइड की कबर्ड खोलकर उसके कपड़े सही से तह करके रख रही थी। मरियम ने मशीन लगवाई थी, लिहाजा धुले कपड़ों की तह लगाकर वो अलमारी में सेट कर रही थी। ऐसे छोटे मोटे काम वो अपने और आयदून के खुद करती थी। लैपटॉप बंद करके वो अपनी मसरूफ़ सी महबूबा प्लस बीवी को मोहब्बत भरी नज़र से देखकर आहिस्ता से अपनी जगह से उठता उसके पीछे वार्डरोब के करीब जा रुका। अब ढंग का जवाब दे लेते हैं। उसके गिर झटक कर एकदम झुक कर उसे अपनी बाजों में भरते वो उसका खून खुश कर गया। हाय ला, आप कब आए? वो इतनी मगन थी कि उसके चुपके से करीब खड़े होने को नोटिस भी नहीं कर सकी। दिल पर हाथ रखकर अपनी तेज़ चलती धड़कन को बमुश्किल एतदाल पर किया। जब आप मुझे गालियाँ देने में मसरूफ़ थीं। उसकी हालत से हिज़ उठाते वो उसे मज़ीद खुद में भेज गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं क्यों आपको गालियाँ दूँगी? माथे पर बल डालकर वो तिरछी नज़रें करके अपने बाएं जानिब कंधे की तरफ एक नज़र देकर बोली, जहाँ वो थोड़ी जमाए उसे अपने हिसार में लिए उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। ओके, बताएं क्या कहना था? अब की बार थोड़ा संजीदा होते वो उसके कंधे से चेहरा उठाकर उसे अपने सामने करके बोला। मुझे एक वीक की वर्कशॉप अटेंड करनी है। वर्कशॉप समझने या प्रैक्टिस कहने। एक नया फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके इक्विपमेंट में भी लिए हुए हूँ, लेकिन उसे करना कैसे है उसके लिए मुझे इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। उसकी बात पर आयदून ने हौले से सर हिलाया। ज़रूर करें, आपको पता है मैंने कभी आपको मना नहीं किया। उसकी बात पर उसने हौले से मुस्कुराकर सर उठाकर उसकी जानिब देखा। ये तो बात सच थी कि वो भी अब उसके काम पर फ़ख्र करता था। आई नो, मगर इशू ये है कि उसकी वर्कशॉप के लिए मुझे कराची जाना पड़ेगा। असल मसला उसने अब बयान किया था। ये तो कोई बात नहीं, इकट्ठे चलते हैं। उसके ऑफ़र पर वो एकदम हैरान हुई। लेकिन आप कैसे?
ऑफिस और फिर घर। उसकी बात पर वो हौले से मुस्कुराया। अकेले तो कभी नहीं भेजूंगा आपको। मेरी जिसके साथ कल प्रेजेंटेशन है वो कंपनी भी कराची की ही है, तो बजाय उन्हें यहाँ रोक कर रखने के मैं कह दूंगा कि आप जाइए, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। उसके कंधों पर बाजू रखे वो बड़े मज़े से अपना प्लान बता रहा था। आर यू श्योर? कोई मसला तो नहीं होगा आपको? वो हिचकिचा रही थी। आप मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उसकी हिचकिचाहट को वो कोई और रंग पहना रहा था। ऐसा नहीं है, मैं बस इसीलिए कह रही हूँ कि आपके लिए अगर कुछ दिन के लिए ऑफिस से जाने में मसला है तो मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ, उनको ले जाऊँगी या जुफ्शा को ले जाती हूँ। वो उसकी नज़रों से नज़र चुराती बोली। मकसद उसका ख्याल करना था। वो अपने काम को उसके काम के रास्ते में मसला नहीं बनाना चाहती थी। साफ कहें, आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहती। उसके कंधों से बाजू हटाकर वो किसी कदर न रूठे अंदाज में बोलता उसके पास से हटता बैठ की जानिब आया। लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखते वो उसे परेशान कर गया। या अल्लाह, मैं ये नहीं कह रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मेरी वजह से ऑफिस के काम आपके ना रुक जाएं। अब की बार वो झंझा कर और किसी कदर परेशान लहजे में बोलती उसके करीब आई, जिसकी पुश्त अभी भी अबिया की जानिब थी। तो आप चाहती हैं कि काम के साथ साथ हम हनीमून भी मना लें? उसकी खुद के लिए परेशानी देखकर वो किसी कदर खुश भी हुआ। उसे मज़ीद परेशान करने का इरादा तर्क करके उसकी जानिब मुड़ता वो शरीर लहजे में बोला, प्लान अच्छा है वैसे। अपनी ही बात पर मज़ीद महसूस होता वो उसे घबराहट में मुब्तला कर गया। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे कोर्स के लिए जाना है। उसे शरारत से मुस्कुराते देखकर अब उसे समझ आई थी कि वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा है। इससे पहले कि वो मुड़कर उससे दूर जाती, आयदून ने बड़े आराम से उसे अपने बाजों में उसके नाजुक से वजूद को भर कर खुद से लगाया। थोड़ी उसके दाएं कंधे पर रखते वो उसकी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा गया। कोई हर्ज भी नहीं इसमें, आप कोर्स कर लेना, मैं हनीमून मना लूँगा। उसके कान के करीब सरगोशीनुम आवाज़ में उसके वजूद में उसका आवाज़ सनसनाहट दौड़ा गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप में रोमांस कूट कूट कर भरा होगा। अपने वजूद पर काबू पाते वो जानबूझकर उसका ध्यान अपनी बेज़रर बातों से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात पर वो सर ऊंचा करके कहका लगा गया, अब बीवी के साथ भी बंदा रोमांस ना करे तो किसके साथ करे? उसे ज़ोर से खुद में भेज कर उसके सर पर मोहब्बत से लब रखता वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मुझे डेट्स बता देना, मैं टिकट्स करवा दूँगा कल। उसे छोड़ते वो उसकी जान बख्शी करता बोला, जी मैं कल एक दफ़ा कंफर्म करवा लूँ फिर आपको बता दूँगी। वो बहुत कम उसकी जानिब देखती थी। इस वक्त भी इधर उधर की चीज़ें कमरे में समेटते हुए बोल रही थी, अब बाकी का कमरा सुबह समेट लेना, आ जाओ प्लीज़, मुझे सख्त नींद आ रही है। अपनी जगह पर लेट कर कंफर्टर खुद पर लेटा वो उसके ना ख़त्म होने वाले कामों को बेजारी से देखते बोला, मैंने ये 2 शर्ट्स आपकी प्रेस करनी है, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सो जाएं। उसकी 2 शर्ट्स को अलमारी से निकालते हुए वो बोली, मैंने सुबह ये पहनकर नहीं जानी, आप मम्मी को दे देना, वो आसिया बाजी से करवा लेंगी प्रेस। मुझे सिर्फ बंद लाइट नहीं, अपनी बीवी भी चाहिए। वो इतने बेबाक अंदाज में कभी कभी बात कर जाता था कि अबिया पर गढ़ों पानी पड़ जाता था। बच्चे हैं आप कोई? शर्ट्स वापस रखते बमुश्किल वो उसे घूर कर बोली, जिसकी काली भंवर नज़रें उसके वजूद से लिपटी हुई थी। सर तकिए पर रखे अपनी जगह पर लेटे वो मुसलसल उसे नज़रों के फोकस में रखे हुए था। जी बालक, जब तक हमारे बच्चे नहीं आते तब तक मैं ही बच्चा हूँ, वो ढिठाई से बोला। उसे खामोश करवाने को आखिर वो लाइट ऑफ करके डिम लाइट्स ऑन करती उसके करीब लेटी। उसकी जानिब करवट किए उसे दाएं बाजू के घेरे में लिए वो वाकई 5 मिनट में सो भी गया था। अबिया ने सर मोड़कर उसकी बंद आँखों और रोशन पेशानी को देखा। वक्त कैसे कैसे चाल चलता है। कभी वो भी वक्त था जब अबिया को सामने पाकर उसके चेहरे के जाविये बिगड़ने लग जाते थे। आयदून की नज़रों में उसे अपने लिए नफ़रत और हकारत महसूस होती थी, और आज ये वक्त था कि उसके चेहरे से आयदून की मोहब्बत पाश नज़रें हटती तक नहीं थी। वक्त वाकई कभी एक सा नहीं रहता। एक मुतमईन सांस खारिज करते उसकी पेशानी पर मोहब्बत से लब रखते वो किसी कदर मुतमईन थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस शख्स की इतनी मोहब्बतें उसे कभी मिलेंगी। वो दोनों शाम के इस वक्त बॉसफोर्स क्रूज़ पर मौजूद थे। ये शायद उनकी ज़िंदगी की पहली डेट थी। डिनर उन्होंने इसी क्रूज़ पर करना था। क्रूज़ के चारों जानिब समंदर की लहरें, रोशनी से भरा पानी सुकून से चलता कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। वो दोनों इस वक्त बाहर खड़े समंदर की लहरों को देखते इर्द गिर्द के माहौल से लुफ्त अंदोज़ हो रहे थे।
दूर साहिल की पट्टी के साथ साथ बेशुमार इमारतें, महलात और मस्जिदों का मंजर इस पूरे मंजर को और भी ख्वाबनाक बना रहा था। मेरी छोटी बहन को फेरी टेल मूवीज़ बहुत पसंद थी। ये जैसे साहिल का मंजर है, बिल्कुल ऐसे ही मनाजर उन मूवीज़ में भी देखने को मिलते थे। मुझे ऐसा लग रहा है हम भी किसी फेरी टेल का हिस्सा बन गए हैं। एक ज़रा सा फैसला उसकी ज़िंदगी में कितने सारे रंग ले आया था, और ये सब इस अच्छी लड़की की बदौलत हुआ था। वो दोनों इस वक्त साथ साथ खड़े थे, ज़ेबीन सामने जबकि दानिल उसके रोशन चेहरे को देख रहा था। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है? कितने ख़ास लम्हात थे ये जो आजकल इन दोनों के बीच थे। वो एक दूसरे को समझ ही अब रहे थे। ज़िंदगी और मौज के चक्करों से निकलकर यूं सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारना किस कदर कीमती लम्हात थे ये। मूवीज़ और टीवी ये सब देखने का कभी इतना टाइम नहीं मिला। शायद आखिरी जो मूवी देखी थी वो फ्रोज़न थी। वो याद करके बोली, वो तो बच्चों वाली मूवी है यार। वो उसकी बात पर ऐसे हंसा जैसे वाकई किसी बच्चे की बेवकूफ़ी पर हंसा जाता है। मैं अगर कभी मूवीज़ देखती थी तो एनिमेटेड ही देखती थी। वो उसके यूं अपना मजाक उड़ाने पर मुंह बनाकर बोलती, एक नाराज़ नज़र उस पर डालती, फिर से बाहर देखने लगी। चलो आज रात को तुम्हें बड़ों वाली मूवी दिखाऊंगा। उसके शरारत से कहने पर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह लाली बिखरी। नाम? वो हनूज सामने देख कर लठ मार लहजे में बोली। डोंट वरी, अच्छी मूवी दिखाऊंगा। वो उसके कुछ और समझने पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करता बोला। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसकी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश उसे खफज़दा कर गई, जैसे उसकी बात पर वो एतबार न कर रही हो। मैंने कब कहा कि तुम कोई और तरह की मूवी समझी हो? वो भी जानबूझकर हैरत का इजहार करता बोला। मुझे भूख लग रही है, वो उसकी तवज्जो हटाने को बोली। ऐसी बातों से जान छुड़ाने के लिए तुम्हें भूख ही लगती है। वो भी अच्छी तरह जान चुका था उसका मतलब। वहाँ से हटते उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में थामता स्टिक की मदद से वो क्रूज़ के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ा। ये मेरी फ़र्स्ट डेट है। डाइनिंग एरिया में आकर अपनी रिज़र्व टेबल के करीब उठते कुर्सी घसीट कर उसे बैठने का इशारा करके वो उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। उसका जो मायने लहजा फिर से उसे कंफ्यूज कर गया। बीवी के साथ भी डेट होती है क्या? उसकी बात पर वो कहका मार कर हंसा। असल डेट ही बीवी के साथ होती है। वो उसकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। 2 घंटे बाद वो वहाँ से वापसी के रास्ते पर थे। होटल आकर नमाज से फारिग होकर वो दोनों आज की तस्वीरें देखने लगे। कुछ दानिल ने खींची थी और कुछ उसने खुद। चलो मूवी देखते हैं। तस्वीर लैपटॉप में डालने के बाद दानिल को कुछ याद आया। देखें, मैं आप पर एतबार करके मूवी देखने लगी हूँ। अगर ऐसी वैसी हुई तो मैंने इसी वक्त बंद कर देनी है। वो उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली। उसकी बातों पर वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। ऐसी ऐसी मूवी देखने का असल मज़ा ही बीवी के साथ है। वो मुस्कुराहट लम्हों पर रुकता उसकी हवाइयाँ उड़ा रहा था। मुझे नहीं देखनी। इससे पहले कि वो लेटती, दानिल ने उसका बाजू पकड़कर उसे ऐसे करने से रोका। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी मूवी है। उसकी बात पर वो उसे मशकूक नज़रों से देखते सीधी हो बैठी। नाम क्या है? वो मूवी लगाने लगा जब वो बेएतबारी से बोली। बिफोर वी गो। क्रिस एवंस मुझे बहुत पसंद है और ये उसकी लाइफ की ज़बरदस्त मूवीज़ में से एक है। मूवी लगाते वो संजीदा लहजे में बोला। ज़ेबीन को थोड़ी सी तसल्ली हुई, वरना जैसे उसने बड़ों वाली मूवी कहा था, ज़ेबीन तभी से घबरा गई थी। मूवी शुरू करते दानिल ने बाएं बाजू उसके कंधों से गुजार कर उसके तकिए पर अपना बाजू कुछ इस तरह फैलाया कि वो उसके बाजू के हल्के में आ गई। मूवी शुरू हुई और भी ज़ेबीन को पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा गुजर भी गया। आखिर में जिस वक्त हीरो हीरोइन स्टेशन पर उतर कर फ़ोन पर एक दूसरे की ख्वाहिशात को सुनते और फिर एक दूसरे को हमेशा के लिए गुड बाय करते, एक दूसरों की नज़रों में देख रहे थे, वो इमोशनल सीन देखते उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सूसू करने पर दाएं हाथ से लैपटॉप बंद करते दानिल ने किसी कदर हैरान होते उसे रोते हुए देखा। हे सिली गर्ल, इसमें रोने की क्या बात है? वो हैरान हुआ। मूवी अच्छी नहीं लगी? वो जो उसके देख लेने पर अब शतोमत से रोने में मसरूफ़ थी, उसकी बात पर बमुश्किल सर हिलाकर जैसे उसकी बात की नफ़ी करने लगी। क्या हुआ है? लैपटॉप साइड टेबल पर रखकर वो दूसरा बाजू भी उसके गिर्द लपेट कर उसे खुद के करीब कर गया। मोहब्बतों को अधूरा नहीं रहना चाहिए। अधूरी मोहब्बतें बहुत तकलीफ़ देती हैं। उसके कंधे पर सर रखे वो बमुश्किल अपने आंसू रोकते नम लहजे में बोली। हाँ, अधूरी मोहब्बत तकलीफ़ देती है। पहली बार ये मूवी देखने पर उसका दिल भी इसी बात पर बोझल हुआ था। आपने इसीलिए मुझसे शादी का फ़ैसला किया था?
उसके सवाल पर वो सर नीचे करके उसके चेहरे को देखकर हौल से मुस्कुराया। जो उसके कंधे से सर उठाए उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। नहीं, मैंने अपनी तकमील के लिए आपसे शादी की थी, असल मोहब्बत को महसूस करने के लिए आपसे शादी की थी। उसकी बात पर यकगुना सुकून ज़बीन को खुद में उतरता महसूस हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी दबंग खातून का दिल इतना छोटा सा है। उसका सर वापस अपने कंधे से टिकाते उसके सर पर अपनी थोड़ी रखते वो बोझल लहजे में बोला, मोहब्बत करने वालों के दिल हमेशा नरम होते हैं। वो जैसे उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी। क्या ये नरम दिल खातून इस मोहब्बत को आगे बढ़ने देंगी? उसके सवाल पर उसकी धड़कनों में शोर बरपा हुआ, चेहरे पर सुर्खी ढली। मेरी मोहब्बत को कभी फ़कत वजूद से मशहूर न कीजिएगा। ढके छुपे अल्फाज में उसे मस्बत जवाब देते वो उसे पाबंद भी कर गई। कभी नहीं। उसकी गर्दन में मुँह छुपाते उसके चेहरे पर बिखरते वो उसे दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया था। उनके बीच बातचीत मुसलसल कुछ दिन से बंद थी। इस वक्त भी वो ऑफिस जा चुका था। 12 बजे के करीब फाहम का मैसेज आया। किरत को गुस्सा था कि उसने कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। बस यही थी उसकी मोहब्बत, बल्कि मोहब्बत तो शायद थी ही नहीं। वो तो महज अपनी बहन के कहने पर उससे शादी कर गया था और अब अपनी पहली मोहब्बत को देखते सब कुछ भूल चुका था। वो बदगुमानियों की इंतहाओं पर थी। ड्राइवर को भेजा हूँ, कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रह आओ, वरना तुम समझोगी कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस घर में कैद करना चाहता हूँ। मैसेज ने तो गोया उसके अंदर आग लगा दी थी। वो जो एक रात उसके बगैर गुजार नहीं सकता था, अब उसे खुद घर से निकाल रहा था। उसने अपना सामान काफ़ी ज़्यादा पैक कर लिया था। बजाय उसे मैसेज करने के उसने स्टिकी नोट पर तेज़ी से कुछ लिखा। कुछ ही देर में बुशरा बाजी ने ड्राइवर के आने की इत्तला दी। बेटा, कितने दिन के लिए जा रही हो? वो कभी अपनी अम्मी के घर रहने नहीं गई थी और ये बात वहाँ के मुलाजिम अच्छे से जानते थे। इसीलिए उसका इतना बड़ा बैग देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। पता नहीं बाजी। उसके चेहरे पर कुछ दिन से वो परेशानी देख रही थी। फाहम की भी अदम तवज्जोही उन्हें परेशान कर रही थी। न जाने वो लड़की ऐसा क्या करके गई थी कि उस दिन के बाद से वो उन दोनों के दरमियान खिंचाव देख रही थी। बेटे, मेरी इतनी औकात तो नहीं, लेकिन कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। वो जो हैंडबैग कंधे पर डाले दूसरे से अपनी ट्रॉली लिए लाउंज की जाने बढ़ रही थी, मुड़कर बुशरा को देखने लगी। आंखों में ढेरों आंसू भरे। ऐसे मत कहें, किसी इंसान की औकात कुछ नहीं होती। ये तो हम इंसान न जाने क्या क्या पैमाने बना देते हैं। बस आप दुआ कीजिएगा मेरा घर आबाद रहे। वो इस वक्त शदीद तकलीफ से गुजर रही थी। क्यों नहीं बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ रखे, आबाद रखे। उनके दुआई अंदाज पर वो बेख्तियार उनके गले लगी। इस वक्त दिल कर रहा था कोई हो जिसके कंधे पर सर रख कर वो बेतहाशा रोए। उसकी हालत उन्हें मखदूश कर गई। कुछ देर बाद उनसे अलग होते, अपने आंसू साफ करते, उन्हें खुदाफिज कहते वो आहिस्ता रबी से चलती बाहर की जाने बढ़ी। उसकी हालत उन्हें हौला गई। कुछ सोचकर बुशरा ने रुबाब का नंबर मिलाया। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।